बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्की सियासत में जंतर मंतर जादू टोने की सियासत से हट के क्या आवाम की भलाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मरबूत हिकमत अमली है? आने वाले दिनों में क्या मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकेंगे? क्या मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत अपोजिशन का जो बयानिया है उसको रद्द करके अवाम को सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी? ये एक बुनियादी इशू है। यही मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास इसका हल क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, नाराज लोगों का दोबारा से मुत्तहिद होना, इख्तलाफात का ख़त्म होना, मुल्की मसाइल का हल होना, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुंजी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या से पहले तो आपने एक आगाज़ में एक फ़िक्रा कह दिया, जंतर मंतर। देखिए, तहरीक इंसाफ, ये आप मरियम ने आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ना यह मेरा लफ्ज़ है ना आपका लफ्ज़ है, ना हम कहते हैं कि हुकूमत को जंतर मंतर करती है। देखिए, एक तो क्लियर कर दें अपने नाज़रीन को, हम बिल्कुल ये क्लियर कर दें कि ये हमारा नहीं, ये आज मरियम नवाज़ ने बड़ा सख्त से अल्फाज इस्तेमाल किए जो नहीं करने चाहिए थे, और ये हमारे ना अल्फाज हैं ना हम इस्तेमाल करते हैं। हम तो तनकीदी और दोनों पहलुओं पे इस्लाह के हवाले से बात करते हैं। देखिए यासर, मेरे पास इतला ये है कि तहरीक इंसाफ को अब ये महसूस हो गया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो चल रहा था, तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग चल रही थी, तहरीक इंसाफ के अंदर जो आपस के इख्तलाफात थे, उन इख्तलाफात और महंगाई, इन दोनों को मिलाकर तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। मैं आपको बता दूँ, इसके आज तहरीक इंसाफ ने 2 फैसले कर लिए। इन फैसलों की अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये अमली तौर पर आपको होता नजर आएगा। एक तो तहरीक इंसाफ अपने नाराज साथियों को मनाकर दोबारा उनको अहम जिम्मेदारियां दे रही है। सही। ये नहीं मैं कहता कि वजारतें दे रही हैं, उन्हें मनाकर उनकी इज्जत और एहतराम दोबारा दिया जा रहा है, जिसपे नंबर 1 जहांगीर तरीन है। ये जो कल जहांगीर तरीन ने अपने शहर में कहा है ना कि मैं सियासत छोड़ नहीं रहा, दोबारा सियासत शुरू कर रहा हूँ, बल्कि सियासत ही जारी रखूँगा और PTI के ही साथ रहूँगा। तो मेरे पास इतला यह है कि इससे पहले एक मुलाकात में किसी ने इन्हें पैगाम पहुँचा दिया कि आप कल भी बाइसे एहतराम थे, मोहतरम थे, आप भी मोहतरम हैं, और आइंदा ये मैं आपको बता दूँ चंद दिन में उनकी उन तमाम अहम अफराद से मुलाकात हो जाएगी यासर, जिनसे उनके गिले शिकवे। राना साहब, एक सवाल है, मुश्किल हालात में हर कोई बाइसे एहतराम क्यों हो जाता? इस पाकिस्तान की सियासत की, बल्कि दुनिया की सियासत में यही है, ये पूरी दुनिया की सियासत में है। देखिए, एक चीज़ तो आप ज़हन में रखिएगा, कोई एक सियासी जमात मुझे बता दें जो मुश्किल वक्त में उसके लिए वो इवन कारकुन मुहतरम हो जाते हैं। ये तो मैं नाम ले रहा हूँ ना बड़े लोगों के, कि जिनके हाथ में जोड़ तोड़ है, जो हुकूमतें बनाने तोड़ने में रोल अदा कर सकते हैं, जो लाने ले जाने में रोल अदा करते हैं। तो आम कारकुन जो है वो मुश्किल हालात में बड़ा मुहतरम हो जाता है, उसके लिए बड़ी इज्जत की जगह हो जाती है, और ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया की सियासत में ऐसा ही है। तो इसको अगर हम ये कहें कि क्यों है, क्यों इसलिए है कि हमेशा याद ही बुरे वक्त में आती है, अच्छे वक्त में तो याद आती नहीं। अच्छे वक्त में आपके साथी वो होते हैं जो कभी आपका साथी नहीं होते। क्या सर, आप एक मिनट की एक मिसाल दे दूँ, आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, इलेक्शन जीतते हैं जिस वक्त, तो जो जिंदाबाद जीवे जीवे के नारे लगाने वाले होते हैं ना, उनकी तादाद आपके वोटों की तादाद से ज्यादा होती है। बस अगर आप 2000 वोट लेकर जीतते हैं तो जीतने का जुलूस 3000 वोटर अफराद का होता है, और जिन्होंने वोट दिए होते हैं वो 10% आपके साथ जुलूस में होते हैं, 90% बेचारे पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं, घरों में बैठे होते हैं। तो ये इसी तरह चलता है। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के 5 नाराज अफराद जो हैं, बड़े 5 नाराज, एक अदलग लाहौर से, एक लोधरा से, और बाकी जो है उनके साथी हैं, ये दोबारा अगले चंद दिनों में आप देखेंगे PTI के अंदर इस तरह होंगे जिस तरह पहले वाली पोजीशन पे थे। इनका एहतराम, इनके मामलात, ये सारा कुछ इनको
इनको बाख्तियार कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर पुराने रुफका को वापस ला के ओहदों पर बराजमान करने के बाद, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को ओहदे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उनके पास अगर वापस राब्ते भी बहाल कर लिए जाते हैं, हम सिर्फ राब्तों की बात करते हैं, राब्ते भी बहाल कर लिए जाते हैं, तो अवामी तौर पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कोई इंपैक्ट, मुझे एक बात बताएं, अवाम को इससे गर्ज नहीं है। एक या सर, मुझे इस मुल्क के अवाम को गर्ज है सस्ती रोटी, सस्ता खाना, सस्ता पेट्रोल, ये जो इलाज की सहूलतें सस्ती हों, मजदूरी मिले, लोगों के घरों में 3 टाइम चूल्हा जले, बच्चों की तालीम हो, ये अवाम के मसला है। कौन किससे लड़के कहाँ चला गया, ये अवाम का इशू नहीं है। ये इशू है जमातों के अंदर लोगों का, ये इशू है एक सियासी जमात का दूसरी सियासी जमात पे तनकीद करने का। ये है अवाम के सामने, अगर अवाम के सामने जाना हो तो ये अपने तमाम जो इनके मंशूर होते हैं, जो इनके वादे होते हैं, उस पर अमल ना करें, नहीं करते। या सिर्फ पीटीआई के अंदर ये हो रहा है। दूसरा, पीटीआई के अंदर आज फैसला हो के गया, बल्कि अहकामात जारी हो गए कि अब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा, और उनका वर्कर्स की तरफ भी आ जाए, वर्कर्स और अहदेदार, इनको भी इज्जत मिलना शुरू हो गई है और इनको इख्तियार दे दिया गया है। मेरे पास इस मोबाइल में कुछ ऐसे नोटिफिकेशन हैं या ऐसी चीज़ें हैं कि मैं, जब मुझे ये इतला मिली कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने चेक किया तो पता चला कि अब बाकायदा सरकारी अफसरान 19वें ग्रेड के हों, 16वें ग्रेड के हों, 17वें ग्रेड के हों, उनका उस वक्त फौरी तबादला किया जा रहा है कि जब अगर पीटीआई का कोई रहनुमा, मैं नहीं कह रहा एमएनए, मैं नहीं कह रहा एमपीए, रहनुमा भी मकामी जो है वो कहता है जनाब ये काम नहीं कर रहा, उसे फारिग करो, दूसरे के लाओ, जिसको ये कहते हैं, ताकि इनके कारकुन चार्ज हो सके और चार्ज होने के बाद वो काम कर सकें। लेकिन ये है इनकी हिकमत अमली, ये हिकमत अमली नई जो इन्होंने बनाई है। लेकिन इस हिकमत अमली से आपका कारकुन तो चार्ज हो जाएगा, इस हिकमत अमली से आपके पास वो जो बड़े बड़े नाम हैं दोबारा आपके साथ तो आ जाएंगे, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी वोट बैंक जो है वो महंगाई के ख़त्म होने से आना है, वो अवाम को रिलीफ मिलने से आना है। और ये सब कुछ उस वक्त तक नहीं हो सकता। आज एक दोबारा ये डिस्कस हुआ कि क्यों नहीं हो रहा, पता चला जी, बल्कि मैं आपको मज़े वाली बात बताऊं, ये कहा गया कि जनाब तगड़े हैं मुखालफिन, सियासी मुखालफिन तगड़े हैं। ये लफ्ज़ क्या, उनका क्या मतलब? उन्होंने कहा जी जो अहम अफराद हैं मुख्तलिफ अदारों में, ब्यूरोक्रेसी में, ये ब्यूरोक्रेसी की बात हुई और पुलिस की भी बात हुई। उन्होंने कहा जनाब वो हमें तो लिफ्ट नहीं कराते, वो सारा जोर जो उनका है वो दूसरी तरफ होता है। बल्कि उन्होंने एक जगह कहा कि एक डीपीओ नारोवाल का जिक्र कर दिया उन्होंने कहा डीपीओ नारोवाल नए लगाए गए हैं, वो वहाँ पर हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये उन्होंने कहा। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा जी एक रावी टोन लाहौर में, उन्होंने कहा जनाब एक फला अफसर थी, डेड ऑनेस्ट है, डेड ऑनेस्ट है तो फिर तब्दील क्यों, तबादला क्यों करवा रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब हमारी बात नहीं मानती। लो जी, डॉक्टर यास्मीन आयशा साहब के हुक्म से वो, ये हालात अब इस नैज पे आ गए कि ये किया जाए। अब इसके बाद क्या होगा? ये दो करने के बाद खान साहब को तो ये कहा गया कि जनाब इससे कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन आज एक रिपोर्ट जो गई है वो ये है, उसमें रिपोर्ट में मैं आपको आज इंकशाफ ये भी कर दूं, 13 बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम गए हैं, 13 के, जिनके मतलब कहा गया है कि ये मॉडल टाउन और जाती उमरा वहाँ पर राब्तों में है। इनके मतलब कहा गया कि जनाब कुछ भी हो जाए, आप इनको नैब से मुकम्मल रिलीफ ले दें, आप इनको जो मर्जी कर दें, ये आपके तरक्याती कामों में, ये आपकी अशिया खुर्दोनोश की सस्ती होने में, ये आपकी प्राइस कंट्रोल के मामले में, इन तमाम चीज़ों पे आकर आपके लगे रुकावट पैदा करेंगे। आज हम कुछ शॉर्ट भी दिखाएंगे ऐसे ही असर एक स्टोरी में कि लाहौर में क्या क्या चीज़ें नायाब हो गई हैं, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या है, बलोचिस्तान में क्या है, वो सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त बात कर लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पे भी पीडीएम का जो तयशुदा जलसा है फैसलाबाद में वो तो होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो इख्तलाफात खुल के सामने आने लगे हैं, जो शेर अली ग्रुप है फैसलाबाद का, वो राना सनाउल्लाह ग्रुप के आमने सामने हो चुका है और उनका मौक़िफ़ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें हिदायत दी हैं कि आप ये जलसा कामयाब करवाएं, और उनकी मंतक ये है कि राना सनाउल्लाह साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस जलसे को फेल करवाना चाहते हैं। तो राना साहब, ये इस वक्त जो चपकलिश चल रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या लगती है? या सर, एक तो ज़हन में रखिएगा, ये आज की लड़ाई नहीं है, पुरानी लड़ाई, बहुत पुरानी लड़ाई है।
चौधरी शेर अली साहब का वो बयान भी मुझे याद है जब उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह कातिल है, याद है ना आप? जी जी, उन्होंने बड़ा कुछ कहा। अब है कि अब शेर अली इस वक्त बैठा हुआ है मियाँ साहब के पास, वो वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ बैठ के उसने अहकामात जारी करवाए फैसलाबाद के हवाले से मियाँ साहब से कि ये बाकायदा मियाँ साहब की हदायत गई कि वहाँ पे जलसे का सारा इंतज़ाम और वहाँ के करता धरता सब कुछ जो है चौधरी शेर अली होगा। अब राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर भी हैं, राना सनाउल्लाह जो है इनके मुश्किल तरीन हालात में इनका साथ भी दे चुके हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, सो इख्तलाफ हो, मुश्किल तरीन हालात में राना सनाउल्लाह इस मुल्क में रहे, राना सनाउल्लाह ने इनका साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा केस भी उन्होंने फेस किया, सानिया मॉडल टाउन वो फेस कर रहे हैं, मतलब क्या नहीं उस शख्स ने फेस किया। अब आकर मुकामी सियासत में यह सब कुछ हो गया। आबद शेर अली ने कराया बड़े मियाँ साहब से फ़ोन। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो आज चीज़ें चल रही हैं ना, बार बार कुछ टीवी चैनल पे ये बात, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स पे चली कि मरियम जाएंगी जलसे में, शायद शहबाज शरीफ ना जाए। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बाकायदा फिर इस पर गुस्से का इजहार किया कि अगर मेरा पंजाब का सदर उसको पीछे किया जाता तो फिर मैं क्या जलसे में लेने जाऊं, फिर मुझे क्या कहा जाता है कि हर मीटिंग में वो बैठ रहे, सदर वो है पंजाब का, MP MNA वो है वहां फैसलाबाद से, उसके ग्रुप के ज्यादा लोग जीते हैं और जो शख्स आपका हारा है आप वो आपके पास वहां बैठ के कर रहा है और यहां से मरियम उसे कह रही है जी आप करें सारा कुछ। इस पर बड़ी शदीद हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये लड़ाई सिर्फ फैसलाबाद की नहीं है। आपको पता है कि एक वक्त में खुरम दस्तगीर चाहते थे कि राना सनाउल्लाह के पास कोई योद्धा ना रहे, और इसके लिए राना सनाउल्लाह को फारग करने के लिए पूरी लॉबिंग हो चुकी थी। खुरम दस्तगीर ने उसमें अपना बड़ा रोल अदा किया था, लेकिन राना सनाउल्लाह जब सीधे हो गए तो फिर सारे जरा ठंडे होकर बैठ गए। अब भी यही मामला है। अब हुआ क्या है कि जो लड़ाई फैसलाबाद के अंदर थी, ये कल कह देंगे नहीं जी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लड़ाई फैसलाबाद के अंदर थी, अब वो लड़ाई ऊपर चले गई है। ऊपर किधर? मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। लड़ाई क्या मतलब, शहबाज शरीफ बोल तो नहीं सकते, उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं, अगर मेरे साथ ही नहीं तो फिर ठीक है मैं भी नहीं जाऊंगा, आप मरियम को एक्टिव कर लें। देखते हैं सियासी दंगल का नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद के बदलते हालात, अपोजिशन के बदलते बयानात। एक तरफ अपोजिशन ये कहती थी कि हुकूमत के खिलाफ महाज आराई करेंगे और अपने अपने तय करेंगे। अब ये इशारे भी मिलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत भी हासिल हो सकती है कोई तहरीक चलाने में। इस तरह की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में क्या PDM का प्लेटफॉर्म फिर से मुत्तहिद होने जा रहा है या फिर ये अभी सिर्फ सियासी बयानात है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत से तहफ्फुज़ात मौलाना फजलुर रहमान को भी मौजूदा हालात में है। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह के मुल्की हालात हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन का प्लेटफॉर्म दोबारा से बहाल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अज़ीम साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। यासर साहब जी, यासर साहब, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह यासर साहब का, यासर रशीद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं आवाम के, आम लोगों के, इससे बदतर तो हालात हो नहीं सकते। जो कोई चीज़ भी तो बाज़ार में अवेलेबल नहीं है और दिन ब दिन डॉलर का रेट ऊंचा हो रहा है और हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 3 गुना हो रही है। और उसके अलावा नए टैक्स लगाने के लिए IMF कह रहा है कि और टैक्स लगाओ, आप महंगाई करो, यानी बिजली का रेट भी बढ़ाओ और ड्यूटियाँ भी लगाओ और सेल टैक्स भी बढ़ाओ। तो ये तमाम चीज़ें, और स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि पिछले कोई 3 हफ्ते में कोई 1200 अरब रुपए का लोगों को नुकसान हो गया सिर्फ 3 हफ्ते में स्टॉक एक्सचेंज का। और डॉलर जो है वो 3 महीने में कोई 15 रुपए के करीब बढ़ गया। तो ये हालात इस तरह जा रहे हैं जैसे कोई हुकूमत ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इस तरह तो हम सारी पार्टियां लाजमी तौर पे ये हालात ही क्रिएट हो रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हों और इस हुकूमत को चलता करें जल्द से जल्द। इस हुकूमत को, इस हुकूमत के बाद ना मैनेजमेंट है कि हुकूमत को चलता करें, सारी पार्टियां इकट्ठी हों
तो मैं चाहूँगा ज़रा आज आपके लीडर हैं, मियाँ साहब की साहबजादी हैं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और सब कुछ उन्हीं का ही चलता है, वो तो चाहती नहीं कि यह हुकूमत जाए। वो तो उन्होंने तो आज वाजे कह दिया है कि हम इनको सियासी शहीद नहीं होने देंगे। और जो चीज़ें आप कह रहे हैं महंगाई, उनमें से एक बात भी नहीं कि मैं चाहूँगा ज़रा मरियम साहबा का आप पहले शॉर्ट सुन लें कि मरियम साहबा तो चाहती नहीं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो, वो कहते हैं हम इन्हें सियासी शहीद नहीं होने देंगे। ज़रा वो सुन लें, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ना वो आईनी वज़ीर आज़म है, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म। और अगर आप ये समझते कि आज आप बदतरीन नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नज़र आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी। अवाम के ऊपर आपने पिछले 4 साल में जो मज़ालिम ढाए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रोमेश कुमार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कैसर अहमद शेख साहब साथ में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है, सवाल राना साहब ने किया हुआ है, जवाब ले लेते हैं, फिर आपकी जारी बात है। शेख साहब, मरियम साहबा तो कहती है सियासी शहीद नहीं होने देंगे, हुकूमत नहीं गिराएंगे, तो आप सारी जमातें इकट्ठी होकर फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए ये सियासी शहीद किस तरह होंगे, जो हालात हो गए, लोग इनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये हुकूमत जाए। सियासी शहीद तो तब होता है कि अगर किसी को लोगों के जो उनके ख्यालात हैं उनसे हट के कोई चीज़ का फैसला किया जाए। लोग तो इस बात की दुआएं कर रहे हैं, तो सियासी शहीद किस तरह होंगे? ये तो खुद अपनी मौत का खुद खमियाजा यानी खुद उसका करवा रहे हैं, अपने जो जवाब पैदा कर रहे हैं। तो इससे क्या, इनका तो हालात किसी से पूछ लीजिए, आप जाते रहते हैं, यासर रशीद साहब और राना अदीम साहब, आपका लोगों से बहुत तल्लक है। इस वक्त कोई भी तो तबका, कोई ख़ास तौर पे मुतवसत तबका, लेकिन शेख साहब ये देखें, ये जेन्युइन मसाइल है, आप इनका जिक्र कर रहे हैं, तो कायदीन को भी इन्हीं का ही जिक्र करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप ये कहें कि जादू टूने की सियासत हो रही है, जंतर मंतर की हो रही है, तोते का फॉल निकाला जा रहा है, जन्नात तकर्रियां कर रहे हैं, तो इस तरह की जब इल्ज़ाम तराशियां हैं, अवाम के मसाइल पे बात नहीं है, तो फिर सियासी रंग आप तो कुछ और तरह का दे रहे हैं। मैं तो जो दे रहा हूँ जी, जो मैं लोगों को पास जाता हूँ और महसूस करता हूँ, देखिए इस वक्त मईशत का बहुत बुरा, जो इन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, और ये उन्होंने कहा था कि बाहर का पैसा यहाँ आएगा। देखिए राना साहब, इस वक्त इन हालात में आज ही IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 9% इंडिया तरक्की करेगा इस साल, और हम 3% तरक्की या 4% तरक्की करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये वहाँ इंडिया में $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। कोविड हमसे बहुत ज़्यादा था, 44, ये फैक्ट्स हैं, इसमें कोई फ़र्क हो तो मुझे बताइए कहाँ मैं गलत कह रहा हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, सारा वो 2 बिलियन की जो थी, अब बुरी तरह लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जो ये सारा स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं, इतना बड़ा क्राइसिस आ गया। ये 53,000 हम जब थे, तो इंडेक्स था 53,000। बिल्कुल आपसे इस पर डॉक्टर साहब, शेख साहब का कहना है कि बिल्कुल हर सिस्टम खराब हो गया, लोग बददुआएं दे रहे हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं कि ये हुकूमत चली जाए। मरियम साहबा ने भी आज आपने देखा वहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट के बाहर बड़ी दुआदार गुफ्तगू की। तो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम भी है, आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन भी है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में किस चीज़ पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, किस तरह सर्वाइव करेंगे? देखें, जहाँ तक बात है मरियम नवाज की, उसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। पर्सनल अटैक जो है वो जिस तरीके से आज मीडिया के ऊपर किए हैं, जब उनके तरफ पर्सनल अटैक होते हैं तो फिर जो है वो सारे लोग आ जाते हैं कि पर्सनल अटैक नहीं करें, और जो होने भी नहीं चाहिए। तमीज़ और तमीज़ के तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, मगर अदब आदाब का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ आप बात करेंगे कैसर शेख साहब की, तो कैसर शेख साहब जो है वो मेरे पुराने दोस्त हैं। लास्ट में भी जब फाइनेंस कमेटी में हम इकट्ठे थे, अभी भी लास्ट में भी हमेशा यही कैसर करते थे कि पाकिस्तान की आइडियल सिचुएशन हो। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी,
और उस वक्त भी कैसर शेख साहब यही बातें करता था, एहसास डार जो कहता था कि आप गवर्नमेंट में रहते हुए ये क्यों बातें करती हैं। शेख साहब, कुछ हद तक डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने आपकी तारीफ की है कि जब आप ही की जमात का दौरे हुकूमत था तो आपने तब भी पॉलिसीज के खिलाफ बोला कि ये पॉलिसीज नासाजगार है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। तो आप क्या समझते हैं कि इन मौजूदा हालात के अंदर अपोजिशन को कितना इदराक है कि हुकूमत कितने मुश्किल में गुजर रही है? देखिए राना साहब, अगर हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है ना, तो ऐसे लोगों को हम जो मुइशत समझते हैं, जो कि कारोबार से मुंसलिक होते हैं, लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार तो बड़े आला ज़र्फ़ के आदमी हैं ना, कि वो मेरी, हालांकि हम अपोजिशन में बैठे हैं एक दूसरे के साथ, वो मेरी अच्छी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैंने कभी हमेशा पाकिस्तान की बात की। हम देखिए, हमारा आज से कोई 1990 में हमारी करेंसी इंडिया से ऊपर थी, हमारा ज़्यादा मजबूत थी करेंसी। आज इंडिया 74 रुपीज़ का डॉलर है और हमारा 171 रुपये का डॉलर है। हमने क्या किया ये 30 सालों में? इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आई, इसमें फ़ौजी हुकूमतें भी आई, इसमें सिविल हुकूमतें भी आई। हम वज़ीर ख़जाना या IMF का लाते हैं, स्टेट बैंक से आज गवर्नर उन्हीं के लाते हैं, वर्ल्ड बैंक के लाते हैं, और वो सफ़ीर शेख साहब ने अपना ब्रीफ केस उठाया, वो पीपल पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना थे, अभी भी हैं, तो उठा के चले गए। मैं ये कहता हूँ, क्या कौमी असम्बली के जो हमारे 342 मेंबर हैं, उनमें से कोई, क्योंकि बजट बनाना तो कौमी असम्बली का काम है, मुइशत को समझने वाले एक जवाब दे दे। आपने हुकूमतें जिक्र किया, फौजी हुकूमत का भी, जमहूरियत का भी। फौजी हुकूमत में तो बहुत बेहतरी रही, वो क्यों होती है? जमहूरियत में आगे बेहतरी नहीं रहती, फौजी हुकूमत में आगे बेहतरी होती है। नहीं, हमारे यहाँ बेहतरी किसी भी हुकूमत में नहीं हुई। जब हमने ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, जो नून लीग की हुकूमत में बेहतरी थी, अमेरिका के कहने, नून लीग की हुकूमत में बेहतरी थी। नहीं, नून की हुकूमत मैं बड़ा अच्छा बात आपने की। देखिए, नून लीग कंपैरेटिवली बेहतर थी, हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही थी, हमने जब छोड़ा 5.8, लेकिन हम मज़ीद बेहतर कर सकते थे। जैसे रमेश कुमार साहब कह रहे हैं, मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, मैं वहाँ भी अपने हुकूमत के भी को समझाता था ये कि भाई देखिए ना, जो जब तक बेहतरी नहीं करेंगे, ये देखिए जो उस वक्त प्रॉपर्टी के रेट थे, कोई आदमी रिश्वत लेता था ना, अगर 10 करोड़ रुपए का यहाँ प्लाट था या डिफेंस में, वो 10 लाख रुपए में ट्रांसफ़र हो रहा था। तो मैंने आके अपने, और हमारी कमेटी ने आके उसको ठीक करवाया। वो कम से कम 5 करोड़ तो हुई वैल्यू, आज वो कही जा रही है और सही कही जा रही है। हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें अपने लोगों का ख्याल करना, ताकि अमीरों से टैक्स लेके हम दरमियाने लोगों पे और गरीब लोगों पे लगाएं। हम सिर्फ ये जो एहसास के जो प्रोग्राम है, एहसास के, सिर्फ इससे नहीं गरीबों को बांट सकते। हमें तो उनके मैकेनिज्म वो तरतीब देना है, कानून साजी ऐसी करनी है जिससे अवामी फलाह के फैसले किए जा सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं शेख साहब के इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान है, महंगाई उरूज पर है, IMF की आउटलुक रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत को क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में क्या IMF की आउटलुक रिपोर्ट गलत हो जाएगी और ये हुकूमत कुछ बदले में उससे आगे का डिलीवर कर पाएगी? देखिए, मैं हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और सही बात करता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रहा है, और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो हमेशा अपने मर्जी के फैसले पाकिस्तान से कराता है। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान के स्टेक के ऊपर खेलना नहीं चाहती है। किसको नहीं पता कि फेटफ के अंदर इतनी पॉइंट्स 27 अगर एजेंडा पूरी हो जाए, कि एजेंडा की वजह से फेटफ लटका रहा है। किसको नहीं पता कि IMF के हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हमने नहीं किया है, सब पता है। मगर आपको पता है कि इस मर्तबा पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि एक सुपर पावर को डू मोर के लिए जवाब दिया गया है कि हम अब पाकिस्तान के मफाद में फैसले करेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मैंने ये बातें, जब शौकत तरीन आया, मैंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में भी बात की थी, असेंबली में बात की थी, कमेटी में भी बात की थी कि जो ग्रोथ लेवल पॉलिसी जो थी उसके ऊपर जो शौकत तरीन साहब जा रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारे डॉलर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अफगानिस्तान की अगर सूरत हाल, अगर अमेरिका को वहां से अगर इस तरीके से वापस जाना होगा, आपने अगर डू मोर के लिए जवाब दिया, आपके ऊपर ये प्रेशर, सारी चीजें आएंगी। ये चीजें सारी पता थी, मगर मैं आज भी आपको बताता हूं कि मैंने चाणक्य जी को पढ़ा हुआ है अर्थशास्त्र।
जब भी ऐसे बोल्ड और ब्लंट डिसीजन आप करते हैं मुल्क की मफाद के दायरे में रहते हुए, तो उसके लिए आपको टाइम बिंग तकलीफें होती हैं, मगर उसका नतीजा जो है वो अच्छा निकलता है। सवाल ये है कि नतीजा कितने अरसे में निकलेगा, उसके लिए कितने साल इंतजार करना होगा और कितने साल महंगाई की ये स्पाइक मजीद ऊपर भी जा सकती है। मैं डॉक्टर साहब इसका जवाब लूंगा, लेकिन यहां पे मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक वापस आते हैं, इस इशू को यहीं से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इशू पे मजीद बात करते हैं, बढ़ेंगे डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जब हमें ये पता है कि हमने रुजू IMF से करना है, हमें यह पता है कि हमें अपनी मईशत चलाने के लिए बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है और फिल वक्त वो ज़रूरत रहेगी, कितना अरसा रहती है ये अभी नहीं पता, तो फिर हम नो मोर का फैसला क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर और फाइनेंस के ऊपर, और तीनों कमेटीज का मैं मेंबर हूं। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च की है, अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के जो फैसले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, एक बराबरी की लेवल के ऊपर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इतना अंदर से कमजोर बनाया गया था, पाकिस्तान का इमेज इतना इंटरनेशनली बनाया गया था कि हर वक्त यही महसूस होता था कि पाकिस्तान को हम जैसे कहेंगे वैसे होगा। आज भी और भी हम मजबूत हो सकते थे, और भी मजबूत, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, मगर आज कम से कम हमने अपनी पोजीशन एक जो वाजे की है। ये आपको टेम्पररी प्रेशर जरूर आएंगे, मगर हमारे अलावा उनके पास भी कोई हल नहीं है। आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, IMF, फेटअप, आपको GSP प्लस, सारे आपको प्रेशर आएंगे, मगर आप सबकी मजबूरी है। अगर आपको बाय बाय कहा जाता है तो आपकी जरूर आपको तकलीफ होगी। महीने की जगह पे आप 5 महीने तकलीफ से गुजारेंगे, मगर 5 महीने के बाद जो आपकी एक पॉलिसी जो वाज़ेह होगी, वो पॉलिसी आपको और ज्यादा मजबूत करेगी, जिसके कोई चांस नहीं है। चांस ये है कि सुपर पावर का भी, चाहे इंडिया, इसराइल और लंदन के साथ उसका एक कंसोर्शियम हो, मगर वो भी हमारे बगैर नहीं चल सकता। ये प्रेशर में इसी में जरा कैसे शेख साहब जवाब करते हैं? शेख साहब, आप क्या समझते हैं? रमेश कुमार साहब ने जिस तरह कहा कि रमेश कुमार साहब ने कहा कि डू मोर का नारा जो है पाकिस्तान के लिए था, आप समझते हैं कि ये नारा मुस्लिम लीग भी ना लगा सके, पीपल्स पार्टी भी ना लगा सके, तो पाकिस्तान के लिए अगर ये नारे के बाद कोई तकलीफ उठाना पड़ती है तो क्या ये बेहतर नहीं? ये कोई पहली बार नारा लगा है। देखिए, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स अयूब खान का मशहूर नारा था। वो यही था कि ये अमेरिका हमारा मास्टर नहीं है। 74 साल हो गए, आप आवाम को कब तक समझाते रहेंगे? अमीर तर हो रहा है, यहाँ सारा बोझ जो है गरीब पे और मुतवसत तबके पे पड़ रहा है। मैंने खुद वो देखा है, मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। 72 से लेकर 79 तक मैं कोई 20 बार चाइना का कारोबारी मैंने विजिट किया। ना उनके पास कपड़ा था, ना उनके पाँव में जूती थी, ना उनके पास एक भी कार थी पूरे चाइना में। जापान ने कुछ कारें तोहफा दी कि अगर आपके यहाँ कोई वजीर आजम आ गया तो उसको साइकिल पे बिठाओगे। आज वो देखें, उनके यहाँ इंतहाई गरीब एक भी नहीं रह गया। वो मुल्क उन्होंने बनाए हैं। हम इंडिया आज जो 9% तरक्की कर रहा है, एक बात समझिए राना साहब, 9% उसके बराबर है कि हमारी कुल जो 21 करोड़ लोगों की आमदनी है ना, इतना वो एक साल में हमसे बढ़ रहा है। 9% का मतलब है 270 अरब डॉलर। हमारी कुल आमदनी 300 अरब डॉलर है। हमने इंडिया से क्या मुकाबला करना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में हमारा फौजी बजट जो इंडिया का बजट है वो हमसे 6.5 गुना था, आज वो 7.5 गुना हो गया है। वो क्या, उनका डॉलर 74 है, हमारा 171 है। और बांग्लादेश जो है वो डॉलर 90 के करीब, लगभग 85-90 है, एग्जैक्ट मेरे ध्यान में नहीं। तो आप अंदाजा, हम कहाँ तक लोगों को समझाते रहेंगे कि कुर्बानियां दो और आगे बेहतर हो जाएगा? कहाँ तक समझाएंगे? 171 तक डॉलर चला गया, नीचे आएगा तो क्या जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी उस गिराफ तक आ जाएगा? महंगाई अगर नीचे आएगी तो क्या उस गिराफ तक आ जाएगी जब हुकूमत मिली? पेट्रोल नीचे आएगा तो कितना आएगा? डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उतनी पाकिस्तान जो है वो रीपेड कर रहा है।
तो पहली चीज तो ये है कि कोई इस गवर्नमेंट कोई जो है ना ऐसे फिजूल खर्चे नहीं कर रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बोझ जो हो रहा है वो कोई इस गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से। पहली तो ये चीज नहीं है। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, इंपोर्ट भी बढ़ी है, मगर साथ आपकी रेमिटेंस भी बढ़ी है। रही बात डॉलर की, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15 तारीख के बाद जैसे IMF की तरफ से अच्छी खबर होगी, आपको नेक्स्ट वीक के अंदर कम से कम 4-5 रुपए जो है वो डॉलर आपको कम होता हुआ नजर आएगा। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अगर कम होता है तो एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ेगा, ये यहां तक रहेगा। रही बात इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन एक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, ये नहीं कि सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। आज भी अगर करेंसी की डिवैल्यूएशन के बाद भी अगर आप देखें, अगर पड़ोस के अंदर एशिया के मुल्कों को अगर आप कंपेयर करें तो आज भी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो और मुल्कों की कंपेयर में कम है। मगर जब आप डॉलर में उसको कंपेयर करते हैं, उसकी लोकल करेंसी में कंपेयर करते हैं, तो वहां पे वो चलिए नवेश साहब, ये तो बता दें, आप बड़े अहम रहनुमा हैं PTI के अंदर, कबीना के इजलासों में भी बैठते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलासों में बैठते हैं। पेट्रोल की कीमत 2 दिन बाद पेट्रोल पंप गिरा रहे हैं कि नहीं गिरा रहे? मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसके मुताबिक गिरना चाहिए, और ये सब्सिडियां देना ये अब कम से कम नहीं होना चाहिए। और एक खजाने यानी अवाम को आप एक और ईद मिलादुन्नबी पे अवाम को जो तोहफा देंगे वो महंगे पेट्रोल का देंगे। ये कमोडिटीज की प्राइस है सारी दुनिया में बढ़ रही है। शेख साहब, आप कितना एग्री करते हैं? बड़े बिजनेसमैन भी हैं आप, आपका वसी तजर्बा भी है स्टैट के ऊपर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे मईशत के ऊपर भी। हुकूमत का ये जवाब कि बैनुल-अक़वामी सतह पे महंगाई बढ़ रही है तो पाकिस्तान में कोई अनोखी नहीं बढ़ रही, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो कोई अनोखी नहीं बढ़ रही, आप इस पर क्या राय रखते हैं? ये तो सही है, जो कीमतें बढ़ी वो बढ़ रही हैं, लेकिन डॉलर 120 से 180 तो 100 अब हमारे यहाँ 71 तो हमारे यहाँ हुआ है ना। ये जो डॉलर 50% बढ़ गया है ये उनके यहाँ तो नहीं बढ़ा ना। जो एक तरफ तो डॉलर की कीमत बढ़ी वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ सारी दुनिया में बढ़ रही है। ये 50%, 40-45% इजाफी जो आपने बढ़ा दी है, 120 हम छोड़ के गए थे, आज 171 है। डॉलर तो उनके यहाँ रूपी बढ़ रहा है ना। हमारे यहाँ रूपीज में एक तो उनकी महंगाई और एक 40-45% और मजीद महंगाई। हमारे यहाँ जो महंगाई हुई है रूपी टर्म में वो कोई सोच भी नहीं। आमदनी तो रूपी टर्म में है, आमदनी में तो नहीं कि इतना बड़ा इजाफा हो रहा। और कमोडिटी की प्राइसेस जिस तरह जा रही है ना पूरी दुनिया में, अभी आने वाले दिनों में देखिएगा कि अगले 4-6 महीने में पाकिस्तान में महंगाई का क्या आलम होता है। ये IMF भी कह रहा है कि बिजली के और गैस के प्राइस और बढ़ाओ और इसी तरह टैक्स और बढ़ाओ। भाई टैक्स अमीर आदमी पे लगना चाहिए, हम अमीर को छोड़ रहे हैं। हमने अमीर को हर एक किस्म की फैसिलिटी दी हुई है। हमारे यहाँ बहुत रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, लेकिन जिसका इंटरेस्ट हो ना, आपके जो असेंबली के मेंबर हैं उनमें से तो चंद महीने पिछले 25 साल में नवीद कमर साहब वजीर खजाना बने, बाकी तो असेंबली बजट तो असेंबली के पास होता है। क्या असेंबली के मेंबरों के पास पावर क्या है? पावर यहाँ पे है स्टेट बैंक के गवर्नर के पास, FBR के चेयरमैन के पास और वजीर खजाना के पास। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये सोच के आया था कि मैं मुल्क के लिए, मईशत के लिए कुछ करूंगा। पहले मैं चैम्बरों में करता रहा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना, मेरा मरहूम बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना, मेरा फर्स्ट कजन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ, कि हम वहाँ बिजनेस कम्युनिटी के वोटों से कुछ ना कुछ बेहतरी की बात करेंगे। वहाँ तो कोई सुनता नहीं था। यहाँ मैंने सोचा कि उस हाउस में जाए, हालांकि हम में से कोई भी बिजनेसमैन बहुत कम जाते थे ये ओपन पॉलिटिक्स में, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स में। मैंने कहा जब तक मैं वहां पे नहीं आऊंगा, मेरे पास एक के आवाज उठाने से क्या होगा? ऑपोजिशन को जहां पे मुत्तहिद होना चाहिए था वहां पे तो मुत्तहिद हो नहीं पाई। ऐसे इश्यूज पे होती, आवाज उठाती, अब इसका भी फायदा हुकूमत को ही है ना। ये मैं आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम सबको मिल के अवाम के मैटर्स में, किस वक्त मुल्क डूब रहा है, मुल्क हमारे की सूरत हाल बहुत बुरी है, हमें बेहतरी के लिए। और दूसरे हमारे सारे रीजनल बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब हमारे साथ था तो हम तो समझते थे कि बंगाल वाले शायद वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, वो अलग हुए तो देखो आज कहाँ पहुँच गए। उनकी एक्सपोर्ट हमसे बढ़ गई, उनकी करेंसी आज क्या हम कहाँ पहुँच। हम सिर्फ यही कह रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ मास्टर्स कह देते हैं, कभी कहते हैं आखिरी मिनट है हमारे पास, हम चाहते हैं कि इस पे कोई तो आवाम को खुशखबरी मिल जाए। शायद क्या आप महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे?
मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की मिशन और जो तरीक़ेकार और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ख्वाहिश है, उस मुताबिक अगर ये चीजें आगे बढ़ी, ये आपकी दिसंबर के बाद आपकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। जो इस वक्त जो दिसंबर के बाद अच्छी खबरें आएंगी, दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। मुश्किल फैसले जो किए गए हैं उसके असरात दिसंबर के बाद देखने में डॉक्टर रमेश के जिम्मे करें। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, डॉक्टर उमेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर अवामी इशूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना के बाद डेंगू के वार भी तेज होते जा रहे हैं। एक तरफ आटे का बहरान भी है, दूसरी जानिब महंगाई का तूफान भी है, अवाम परेशान है, हुकूमत के पास मंतकी जवाबात हैं, तो अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? क्या बीमारियां ही ले डूबेंगी? क्या महंगाई के तूफान तले अवाम दब जाएंगे? अवाम के पास बेहतर हल के लिए और हुक्मरानों के पास अवाम को सहूलियात देने के लिए वो एक कुलिया कौन सा है जो दोनों जानिब से सामने आए तो बेहतरी के असबाब पैदा हो सकते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, कोरोना को देखा जाए तो कोरोना ने जितनी तबाही मचाई थी उसके बाद अब डेंगू वबा का सामना है। हुकूमत के पास जो जवाब हैं वो इस डेंगू के फैलाव के हवाले से या इसकी रोकथाम के हवाले से कितने मददगार हैं? कोई मददगार नहीं है जी, बिल्कुल झूठ है। आज आप गौर करें, पूरे पाकिस्तान में है डेंगू, लेकिन पंजाब कहाँ पहुँच गया डेंगू में? खासकर लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ये कहाँ पहुँच गए? जितने पूरे पंजाब में केस हैं उतने उसमें से 50% केस तो लाहौर के हैं जनाब। आज लाहौर का एक अस्पताल टीचिंग अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें बेड मौजूद हो। कितने डेंगू के मरीज आप अंदाजा लगा लें। एक्सपो सेंटर जिसे आपने कोरोना के लिए बनाया, वहां पे आपने वैक्सीनेशन सेंटर जहां बनाया, वहां पे आपने डेंगू के मरीजों को रखना शुरू कर दिया। वहां पे भी आज पता चला कि मच्छर थे। ये हुकूमत की नाअहली है। अब मुझे बताइए, उस दिन हमारे पास हुकूमत पंजाब के तर्जमान क्या कह रहे थे जी? हम स्प्रे कर रहे हैं। सब किधर कर रहे हैं, कहां पे हो रहा है? उनका मानना यह है कि हॉट स्पॉट्स जो हैं हम उसकी निशानदही के बाद वहां पे स्प्रे कर रहे हैं, कुली तौर पे हम नहीं कर रहे। या सर, आज मैं लाहौर का बेहतरीन इलाका है डिफेंस, उन साइड पे गया तो पता चला कि एक अस्पताल भी ऐसा नहीं है जिसमें मरीज नहीं है। पता चला, मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे तो स्प्रे आए नहीं, हमारे इलाके में तो आए नहीं। आपके इलाके में है कोई स्प्रे करने वाला? नहीं। किसी जगह आपने देखे? नहीं। कोई ऐसी जगह? कुछ 5-6 माह पहले क्या आपको डेंगू के हवाले से, कि डेंगू से बचाव के हवाले से कोई लाहौर शहर में बैनर नजर आया? आगाही मुहिम नजर आई? किसी जगह कोई चीज नजर आई आपको? इसलिए नजर नहीं आई कि हुकूमत की इस पर तवज्जो ही नहीं है। आज शहर के सबसे बड़े जो मसाइल है ना, वो डेंगू है। लोग बेचारे मर रहे हैं, अमवात हो रही हैं। बहुत से अमवात वो हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में हो रही है, जिसका हुकूमत बस इंदराज ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों का तो इंदराज मौजूद है, प्राइवेट अस्पतालों का इंदराज ही नहीं है। क्या हो रहा है? लोग आज भी लाहौर शहर में, पिंडी में, आप बाकी शहरों में चेक करें, मेडिसिन गायब होना शुरू हो गई है। माफिया वो भी सरगर्म हो गया है और हुकूमत ठंडी सांस ले रही है। यहाँ पर महकमा हेल्थ हो गए या कोई हो जाए, कोई शक नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमारी के बावजूद बेइंतहा काम करती है। नीचे क्या हो रहा है? सेक्रेटरी हेल्थ क्या कर रहा है? नीचे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए कुछ मैंने आज एक बड़े सीनियर तरीन शख्स से, पीटीआई के बड़े अहम आदमी हैं, उनसे पूछा। मैंने कहा जनाब, इस कोरोना तो इलाज आ गया, डेंगू पे क्या करेंगे? पता उसने क्या किया? उन्होंने कहा दुआ करो बारिश हो जाए। पंजाबी मुझे इसने कहा, राना अज़ीम दुआ कर बारिश हो जाए, सर्दी आई है तो अपनी डेंगू खत्म हो जाए। गुड वन। अंदाजा लगाएं, ये बिल्कुल अल्लाह ही नहीं करना है। इन्होंने कुछ नहीं करना। आप उसके डेंगू के लिए, मैं तो कह रहा हूं, खुद इनकी रिपोर्ट है कि टीचिंग अस्पतालों में बेड नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है, एक एक घर में 7-7 लोग मरीज हैं, मेडिसिन नायाब है, हर चीज महंगी हो गई है। इनको पता ही कोई नहीं है। पहले हम कोरोना से डरते रहे, अब हम डेंगू से डर रहे हैं। इसके बाद कोई और बीमारी आ जाएगी और हुक्मरान क्या कहते हैं? दुआ करें जनाब बारिश हो जाए, सर्दी आ जाए, और सर्दी आ जाएगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये है इनके पास एक मंतक, इसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा, आप इसी आ जाएं जरा, कितने दावे किए इन्होंने।
आपको पता है कि आज आटा भी नायाब हो रहा है। बाहर रोडों पे तो आटा मिल रहा है, जो इन्होंने ट्रक श्रक रखे हुए हैं जहाँ पे जा रहे हैं, ये चंद एक सहूलत बाजार है, बाकी जगह पे आटा नहीं है। ये कहेंगे नहीं जी सब कुछ है, ज़रा आप सुन लें आज हमने खुद दुकानों पे जाके क्या किया, चेक किया। नाज़रीन मुलाहिज़ा करते हैं वीडियो, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। भाई आटा है जी? हाँ जी की गल आटा शार्ट होया कि महंगा हो रहा है, की वजह मिल क्यों नहीं रहा बेटे? आटा शार्ट हुआ, आटा शार्ट हो गया, आटा शार्ट हुआ है आज भी रात। भाई आटा दे देना, आटा नहीं हुआ भाई, आटा फिनिश हुआ, शार्ट है आटा अभी नहीं आया। राना साहब ये वजूहात क्या हैं, हुकूमत के पास इसका जवाब क्या है? देखिए जी, ये हुकूमत के पास इसका मैंने उसी तरह था, हुकूमत के पास वही जवाब होगा, नहीं जी आटा मौजूद है, ये दुकानदार हैं जनाब, अभी चले जाएं जाके चेक कर लें, ये दुकानदार हैं सारे जिनसे हमने पूछा है, उन्होंने कहा जी आटा है नहीं। मैंने फिर एक दुकानदार से कहा, मैं कहा भाई क्यों नहीं आटा? उसने कहा जी फ्लोर मिल्स वाले जो हैं, एसोसिएशन जो है या फ्लोर मिल्स वाले जो हैं या दूसरे जो हैं, वो पहले अगर हमें 60 बोरियां देते थे, अब कुछ दिनों से वो हड़ताल की तरफ जा रहे थे तो हमें 20 बोरियां मिलना शुरू हो गई, और सुना है को रेट बढ़ रहा है, 90 रुपये बढ़ रहा है, तो फिर हमने भी अभी लेना छोड़ दिया है। मतलब बहुत से दुकानदारों ने तो स्टोर कर लिया होगा ना कि जनाब रेट बढ़ रहा है तो फिर महंगा बेचेंगे। अब एक आम आदमी नहीं सहूलत बाजार जा सकता, पहले तो सहूलत बाजार के जायजा ले लेना, है कितने दावे होते हैं, सहूलत बाजार नहीं जा सकता। आपके गवर्नर सिंध में टीवी पे बैठ के कहते हैं कि कराची में आटा नायाब है, तो पंजाब में किधर है? वो कहते हैं जी सिंध के लोगों से सिंध हुकूमत ज्यादती कर रही है, तो ये आटा क्या मरियम नवाज शरीफ ने छुपा दिया है? डींगी क्या मौलाना फजलुर रहमान लेके आए हैं? भाई ये तो आपके काम है ना, आपके बस में है, हमने तो दिखा दिया सारा। चाइना स्कीम चले जाएं, जरा वहां पे गंदगी देख लें, ये टाउनशिप आपके पास, वहां चले जाए गंदगी देख लें, जरा पिंडी में आ जाए वहां पे हालात देख लें। कहां है आपके महकमे, कहां है आपकी सफाई के महकमे, कहां है ये स्प्रे करने वाले? किसको नहीं पता था कि डेंगू, देखें ये एक बाकायदा, जब मियां शहबाज शरीफ का दौर था डेंगू बड़ा अरूज पे आया, उसके बाद कुछ स्लो होना शुरू, आपको याद है अगले साल, उसके अगले साल फिर स्लो, फिर तेज हो, फिर स्लो, फिर उन्होंने कहा कि इतने साल बाद डेंगू मजीद तेज होगा, ये सबको ये पता था, तो इसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? आटा मार्केट से गायब होना है, इसका क्यों नहीं किया गया? कौन पूछेगा? प्राइस कंट्रोल कमेटियां किधर हैं? अरकान असेंबली किधर है? वज़रा किधर हैं? ये यासर सिर्फ एक आवाम को खिलाया जा रहा है। यहाँ पे गंदगी, बू और ताफुन रोटी नहीं मिलेगी तो आटे से मरेंगे लोग, आटा नहीं मिलेगा तो रोटी से मरेंगे ना, रोटी होगी फिर ये रोटी भी महंगी हो जाएगी। गंदगी, बू और ताफुन में पलता हुआ ये डेंगू मच्छर अवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है, तो हुकूमत के पास इसकी तरजीहात में बेशुमार मंतके हैं, बेशुमार मिसालें हैं कि अवाम को किस तरीके से राम किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अवाम को राम करने के लिए कोई बुनियादी काम भी होने चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।